मैंने यहाँ पर बताया था कि सर्वलेट जावा की एक वेब टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। साथ में सर्वलेट नाम का एक इंटरफेस भी है जावा के अंदर। अब ये होता क्या है कि सर्वलेट को बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं सर्वलेट एपीआई। ये सर्वलेट एपीआई है। ओके। तो सर्वलेट एपीआई का मतलब क्या है कि सर्वलेट को बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए जो भी क्लास चाहिए, इंटरफेस चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए, वो सबको ग्रुप करके क्या बोला जाता है, सर्वलेट एपीआई। अब पूछो अगर कोई डाउट है तो सर्वलेट एपीआई में कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस जो सर्वलेट को बनाने के लिए चाहिए, That is known as Servlet API. जैसी को उसी को सर्वलेट एपीआई कहते हैं। जब भी जावा में एपीआई एपीआई वर्ड है, एपीआई एपीआई मतलब क्या, क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस। इसी को हम एपीआई कहते हैं जावा के अंदर। और अगर सर्वलेट एपीआई की बात हो, मीन्स सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो क्लास, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए उसी को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, सर्वलेट एपीआई कह रहे हैं। ओके। और उसी के Servlet Application Program Interface. हाँ, मतलब एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा एपीआई जिसमें जिसकी मदद से हम सर्वलेट को बना सकते हैं। It is a collection of Java classes and abstract classes and interfaces. हाँ, That सर्वलेट एपीआई व्हाट, सर्वलेट एपीआई इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस व्हिच आर that रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सर्वलेट। अच्छा जो सर्वलेट बनाने के लिए हमको चाहिए उसी को हम एपीआई कहते class, abstract class and interface. हैं। यस, एपीआई जावा में एपीआई बोला गया मतलब क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस। उसका collection and को हम बोलते हैं Servlet API. हाँ, वो सबको मिला दो, जो भी सर्वलेट को बनाने के लिए चाहिए उसी को बोलोगे सर्वलेट एपीआई। ऐसा बहुत सारा एपीआई आपको आगे मिलने वाला है। Okay. जैसे कि हमने जेडीबीसी एपीआई पढ़ा था, बराबर। जेडीबीसी का एपीआई मतलब क्या, जेडीबीसी को बनाने के लिए जो भी कुछ आपको चाहिए सबको मिला दो, उसी को जेडीबीसी एपीआई कहते हैं। जैसे कि आपके पास क्या क्या आ जाता है, कनेक्शन आ जाता है, ड्राइवर मैनेजर है, स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। ये सारी चीजें क्या हो गई, जेडीबीसी एपीआई हो गई। क्योंकि अच्छा इन्हीं की मदद से आप जेडीबीसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जेडीबीसी को क्रिएट मतलब बना सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। yes sir. तो चलिए, तो सर्वलेट एपीआई में आपको क्या मिलेगा, सर्वलेट का डेफिनेशन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। बट जावा के अंदर सर्वलेट नाम का इंटरफेस भी होता है, इंटरफेस। ओके, अब इंटरफेस क्या होता है ये आपको पता है। इंटरफेस में कुछ सेट ऑफ रूल्स हम डिफाइन करते हैं, कुछ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन उसके चाइल्ड क्लासेस देते हैं, बराबर। तो हम्म अभी देखो, जावा के अंदर अगर आपको सर्वलेट का प्रोग्रामिंग करना है या बैकएंड बनाना है, सर्वलेट बनाना है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो मैं दिखाता हूँ। सर्वलेट हायरार्की इन जावा, इमेजेस में जाएंगे और आपको बहुत सारा दिख जाएगा। तो उसमें से मैंने ये चीज ओपन किया था, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्या है ना, तो हमारे पास सर्वलेट नाम का है। सर्वलेट को बनाने के लिए आप सर्वलेट यूज कर सकते हो, या फिर जेनरिक सर्वलेट यूज कर सकते हो, या फिर HTTP HTTP सर्वलेट यूज कर सकते हो। इसमें से आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हो। ओके। my servlet. इन सब का मतलब इन सब में से कुछ भी यूज करके आप क्या बना सकते हो, माई सर्वलेट बना सकते हो, मतलब खुद का सर्वलेट बना सकते हो, खुद का सर्वलेट का प्रोग्राम बना सकते हो। ओके। अभी कैसे करना है जरा समझते हैं। तो पहला हमारे पास सर्वलेट है। ओके। देखो मैं इधर पहले पूरा है लिखूंगा अच्छे से। हमारे पास सर्वलेट है, हमारे पास जेनेरिक सर्वलेट है, फिर हमारे पास HTTP सर्वलेट है, HTTP सर्वलेट। अब धीरे धीरे आपको सबका यूज समझ में आएगा कि भाई ये सब इतना क्यों बना रखा है ये लोग ने, सर्वलेट क्यों है, समझ में आएगा। अब देखो जो सर्वलेट है ना, वो आपको कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने बोला ये इंटरफेस है, डेफिनेटली इसके पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, राइट। Yes sir. तो सर्वलेट के पास कौन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है अगर देखोगे तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हो, सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन जावा। सब कुछ गूगल पे सर्च मारो, सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सामने आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा रीड करना है। तो देखो अब इसके पास कौन से मेथड्स हैं। तो अगर मैं, ये जेनरिक सर्वलेट ये बता रहा है, ये सर्वलेट का किधर चला गया, मुझे सर्वलेट को जानना था इसलिए कुछ और ही बता दिया। सर्वलेट मेथड्स, सर्वलेट इंटरफेस मेथड्स इन जावा ऐसा लिखता हूँ तो आ जाएगा। आई थिंक अभी आ गया है, हाँ। तो देखो कुछ मेथड्स है हमारे पास, मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास पहला मेथड है
इनिट मेथड, तो आपको ये इनिट मेथड प्रोवाइड करता है। ओके, तो एक इनिट मेथड है इसके पास। दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा है सर्विस मेथड, फिर सर्विस मेथड प्रोवाइड करता है ये। सेकंड आ गया सर्विस मेथड इसके पास, फिर उसके पास डिस्ट्रॉय मेथड है, फिर थर्ड आ जाता है डिस्ट्रॉय मेथड इसका। उसके बाद दो नॉन लाइफ साइकिल मेथड है जिसका नाम है गेट सर्वलेट कॉन्फिग और गेट सर्वलेट इन्फो। तो ये गेट सर्वलेट कॉन्फिग आ गया और लास्ट में गेट सर्वलेट इन्फो होगा। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये गेट सर्वलेट इन्फो है। हाँ, तो देखो सर्वलेट इंटरफेस के पास ये 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसके पास 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, init सर्विस डिस्ट्रॉय गेट सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट इन्फो। सर एब्स्ट्रैक्ट, यस, ये पांचों के पांचों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है इसके। सर एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा ना? अब इंटरफेस है, इंटरफेस में मैंने क्या बताया? सर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। यस, इंटरफेस में आप लिखो या नहीं लिखो वो एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। ओके, तो ये सर्वलेट है और सर्वलेट के पास 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और अब इसमें क्या है, इसमें भी कैटेगराइजेशन है। जो इनिशियल है ना उनको बोला जाता है लाइफ साइकिल मेथड, लाइफ साइकिल मेथड्स बोला जाता है, लाइफ साइकिल मेथड्स। और जो नीचे आपको मिलेंगे उनको बोला जाता है नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स, नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स। तो 3 हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स है और 3 और 2 हमारे पास नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स है सर्वलेट के। ओके, सर्वलेट के ये है। तो देखो इंटरफेस है, मतलब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, बराबर। किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे? इसके इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो अगर आपको कभी भी सर्वलेट बनाने का तो आप क्या करोगे, एक क्लास बनाओगे और उस क्लास को सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवा लोगे उस क्लास में। ओके, ये चीजें समझी? यस सर। हाँ, तो क्या करना है कि आपको एक सर्वलेट का प्रोग्राम लिखना है, तो आप क्या करोगे, एक क्लास बनाओगे और उस क्लास में सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवा के ये जितने भी इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको ओवरराइड मार के बस हो गया आपका सर्वलेट का प्रोग्राम। आपने सर्वलेट एक बेसिक सर्वलेट का प्रोग्राम क्रिएट कर लोगे। क्लियर है? सर्वलेट का यस सर। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी चीज है, देखो मतलब क्या है, जब भी आप सर्वलेट का प्रोग्राम बनाओगे तो आपको ये 5 मेथड तो बनाने ही बनाने हैं, बराबर। यस सर। ये तो रूल हो गया भाई, हाँ बनाना ही है, ये तो इंटरफेस का ही रूल है, इंटरफेस में यही काम होता है। बट सपोज इसीलिए क्या किया गया कि हर बार हमको क्या करना पड़ता था कि भाई जब भी मुझे सर्वलेट का प्रोग्राम लिखना है मुझे 5 मेथड को ओवरराइड मारना है, भले मुझे चाहे तो उसका यूज हो चाहे यूज ना हो, बराबर। यस सर। मतलब करना ही करना पड़ेगा, चाहे मेरे को उसको यूज करना है या नहीं करना है। मतलब अगर सपोज मुझे मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जिसमें इसका यूज ही नहीं है, फिर भी मुझे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, जेनरिक सर्वलेट नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गया। सर ओके, बट अगर उसका यूज ही नहीं है तो फिर मैं उसको ओवरराइड करके क्या करूं? वही तो अभी वही मैं बता रहा हूँ ना, ये तो इसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझ में आ गया कि अच्छा। इसके पास 5 मेथड है। अब हो सकता है मुझे बस एक ही मेथड का यूज करना है, बट मेरे को पांचों को मेथड को ओवरराइड मारना कंपलसरी है अगर मैं सर्वलेट को यूज करता हूँ तो। अच्छा। हाँ, भले ही मुझे एक ही यूज करना है बट बनाना तो मुझे पांचों पड़ेगा। जबरदस्ती है। जबरदस्ती है, ठीक है। हाँ, पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताता हूँ इसको सर, लाइव। सर चॉकलेट नहीं चाहिए लेकिन रखो, जबरदस्ती है। अब यहाँ पर 3 लाइफ साइकिल मेथड्स बोले जाते हैं, जिसकी इनिट है, सर्विस है, डिस्ट्रॉय है। अब ये इनिट क्या होता है, देखो जब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट पहली बार बनता है, मतलब जब भी आप एक सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब भी आप सर्वलेट के प्रोग्राम को चलाओगे, ओके, तो उस समय ना ये पहली बार इनिट सबसे पहला चलता है। इनिट इज द फर्स्ट मेथड जो कॉल होता है सर्वलेट के लिए। ओके, तो इस पांचों में से इनिट जो है वो पहला कॉल होता है, फर्स्ट कॉल होगा। तो जब भी आप सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाओगे, उसको रन करोगे, तो सबसे पहला क्या कॉल होगा, इनिट कॉल होगा। तो सपोज आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आप चाहते हो सर्वलेट के बनने के टाइम भी हो जाए, तो आप वो किसके अंदर लिखोगे, इनिट के अंदर लिख सकते हो। ये इनिट का रोल है। ये तब चलता है जब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है, तो जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा इनिट चल जाएगा पहली बार। और ये जो इनिट है ना वो एक ही बार चलता है, वो बार बार नहीं चलता है, एक ही बार चलेगा। जैसे कंस्ट्रक्टर है, आप कंस्ट्रक्टर याद होगा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर का कंपैरिजन आप इनिट से कर सकते हो, तो थोड़ा इक्वलिटी है दोनों में, कि कंस्ट्रक्टर भी जब ऑब्जेक्ट बनता था तब चलता था और ये भी
जब सर्वलेट रन होगा, जब सर्वलेट पहली बार क्रिएट होगा, जब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तब ये तो पहली बार चलेगा। ओके। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में तो ऐसा नहीं था कि एक ही बार चलेगा। कंस्ट्रक्टर एक ही बार ना, जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी चलता है, ठीक है। सर बार बार। बार बार कैसे भाई, जब आप किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तब वो चलेगा, जब दोबारा बनाओगे तो दोबारा चलेगा, जब तीसरी बार बनाओगे तो दोबारा चलेगा। बराबर ना। एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार चलता है, ये रूल है, वन ऑब्जेक्ट वन टाइम कंस्ट्रक्टर। सर ऐसा ऐसा क्यों? नहीं कि एक ऑब्जेक्ट के लिए 4 बार चलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा सर तुमने ऐसा इसमें कैसे क्यों? किया? तो करके देख लेना ना। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या, पहले ये बताओ तुम। व्हाट इज सर कंस्ट्रक्टर? सर सर कंस्ट्रक्टर सर कंस्ट्रक्ट करते हैं जब मतलब। कंस्ट्रक्ट करते ये सब कुछ नहीं है भाई। कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन ये है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप इन जावा विच नेम इज सेम एज क्लास नेम, ठीक है, जिसका नाम क्लास के नाम से सेम होना चाहिए, और इट एग्जीक्यूट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ द क्लास, और वो तब रन होता है जब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। समझ में आ रहा है, ये उसका डेफिनेशन ही है। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच नेम इज सेम एज क्लास नेम, क्लास के नाम से सेम होना चाहिए, एंड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ द क्लास, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ये कंस्ट्रक्टर रन होता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड के टाइम ही रन होता है, उसके बाद रन नहीं होता। आपने एक क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर रन होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया वापस रन होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया वापस रन होगा। तो जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके लिए रन होगा, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार रन होता है। अच्छा। समझ में? एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार रन होगा। इसी तरीके से सर्वलेट है, जब आप सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या रन होगा, इनिट रन होगा, और वो इनिट एक बार रन होगा, बार बार रन नहीं होगा। समझ गया सर। हाँ। तो इनिट एक मेथड है जो एक बार रन होगा, फिर उसके बाद जब भी रन होगा ना, सर्विस रन होता है उसके बाद। जैसे कि सपोज आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सर्वलेट को एक रिक्वेस्ट भेजा आपने, ठीक है, तो सर्वलेट के पास एक रिक्वेस्ट गया, उस रिक्वेस्ट को सर्वलेट ने हैंडल किया, बट सबसे पहले क्या चलेगा, इनिट चलेगा, उसके बाद सर्विस चलेगा, सर्विस। तो सर्विस ही वो है जो आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो, इसमें दो चीजें आपको लिखी मिलेंगी, सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। सर्वलेट का रिक्वेस्ट और सर्वलेट का रिस्पॉन्स, तो ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है और ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। तो जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना, वो इसके अंदर आता है, रिक्वेस्ट के अंदर आता है, और जो आप रिस्पॉन्स सेंड करोगे जनरेट करके, वो रिस्पॉन्स में जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो सर्विस के पास दो पैरामीटर है, एक है सर्वलेट रिक्वेस्ट और एक है सर्वलेट रिस्पॉन्स। और जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, जब आप रिस्पॉन्स सेंड करोगे तो वो रिस्पॉन्स में जाएगा। तो दो चीजें होती है इसके पास। और सर्विस ही है जो आपके हर एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो ना, कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वलेट को, तो वो किसके पास जाता है, एक्चुअल में सर्विस के पास जाता है, सर्विस उसको फुलफिल करता है। समझ में आ रहा है, सर्विस। तो दूसरा मेथड सर है सर्विस इसका। सर कोई भी रिक्वेस्ट मतलब। सपोज आपको सर्वलेट से कुछ करवाने का है, यस सर। ठीक है, तो आपने क्या भेजोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे, बराबर, यस सर। रिक्वेस्ट। तो जब सर्वलेट को रिक्वेस्ट भेजोगे तो पहले क्या चलेगा, सर्वलेट। इनिट चलेगा। नहीं नहीं, इनिट। इनिट चलेगा, ठीक है। इनिट के बाद क्या चलेगा, सर्विस चलेगा। फिर डिस्ट्रॉय। हाँ, पहले सर्विस, रुको रुको, अभी डिस्ट्रॉय तक नहीं पहुंच गए। सर्विस चलेगा। सर्विस ने क्या किया, आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, बराबर, यस सर। और रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको रिस्पॉन्स दे दिया। ओके। तो सपोज उसके बाद आपने वापस से रिक्वेस्ट किया, अगेन रिक्वेस्ट। जब दोबारा रिक्वेस्ट करोगे तो क्या चलेगा, तो डायरेक्टली सर्विस चलेगा। समझ में आ रहा है, सर जब डायरेक्टली। हाँ, जब दोबारा रिक्वेस्ट करोगे तो सर्विस चलेगा, तब उस समय इनिट नहीं चलेगा। अब इसको थोड़ा समझो। जो आपका सर्वर है, ठीक है, अब सर्वर में क्या होता है, देखो, जो सर्वर है ना, उसमें एक चीज होता है जिसका नाम है वेब कंटेनर। क्या नाम होता है, वेब कंटेनर नाम होता है उसका। हाँ। और वेब कंटेनर ही एक ऐसा चीज है जो आपके जावा के अंदर सर्वलेट के प्रोग्राम को रन करता है, मतलब इसको चलाता है, ठीक है। तो सर्वर के अंदर एक वेब कंटेनर होता है, वेब कंटेनर ही आपके सर्वलेट के प्रोग्राम को रन करता है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो वेब कंटेनर क्या करता है, सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, और जैसे सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है तो इनिट चल जाता है, और इनिट चलने के बाद सर्विस के पास आता है, और सर्विस आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। उसके बाद जब दोबारा आप रिक्वेस्ट करते हो तो वेब कंटेनर के पास पहले से ही आपका सर्वलेट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। जब पहले से बना हुआ है तो दोबारा नहीं बनाएगा वो, तो वो क्या चलाएगा, डायरेक्टली सर्विस चलाएगा। अब ये चीज समझ में आई?
हाँ सर, यस सर। यस। तो जब पहली बार रिक्वेस्ट करोगे तो इनिट और सर्विस दोनों चलेंगे, दूसरी बार रिक्वेस्ट करोगे तो ओनली सर्विस चलेगी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, मतलब तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, दोबारा सर, नहीं बनेगा। किसका ऑब्जेक्ट? सर्वलेट का ऑब्जेक्ट, आप जो सर्वलेट बनाए होगे उसका ऑब्जेक्ट पहले से ही है। ठीक है। ओके। और एट द लास्ट, जब आपको सर्वलेट का काम खत्म हो जाएगा और सर्वलेट को आपने सपोज बंद कर दिया, ओके, तो जब बंद कर दिया, जैसे कि आपने सर्वर को ही बंद कर दिया, जब आप बंद कर दोगे सर्वलेट का, उस सर्वलेट का कोई काम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है, और डिस्ट्रॉय कॉल होते ही बंद हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो इनिट है वो भी एक बार चलता है, और जो डिस्ट्रॉय वो भी एक ही बार चलता है, बट जो सर्विस है वो हर बार चलता है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए चलेगा। यस सर। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट बना तो इनिट कॉल हुआ, जब भी आप उसको यूज कर रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो बार बार सर्विस कॉल होता रहेगा जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे। जब आपका सर्वलेट का काम खत्म हो गया तो डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है, बंद हो जाता है फिर। तो ये तीनों को बोलते हैं लाइफ साइकिल मेथड इसके। सर कितनी बार वो रिक्वेस्ट कर होता है? जितनी बार भी आपको भेजना है आपके ऊपर है, 100 बार भेजना है 100 बार रिक्वेस्ट भेजो। डिस्ट्रॉय कब होगा? डिस्ट्रॉय जब आप लाइक सर्वर को बंद कर दोगे, जब उसका कोई यूज नहीं होगा, सपोज आप एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे चले गए, अब दूसरे सर्वलेट के साथ आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो पहले सर्वलेट का काम खत्म हो गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मेरे को डिस्ट्रॉय नहीं करना तो? डिस्ट्रॉय नहीं करना, तो भाई तुम्हारा सर्वर ही फुल हो जाएगा। सोचो एक सर्वर है, उसका एक लिमिटेड स्टोरेज होता है, राइट। यस सर। अब उस लिमिटेड स्टोरेज में आप ऑब्जेक्ट बना के रखोगे, अब कितना ऑब्जेक्ट बनाओगे, जितना उसकी कैपेसिटी उतना वो रखेगा। अब जैसे ही उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, सर्वर डाउन हो गया तुम्हारा फिर काम। सर मैं कुछ समझा नहीं। भाई मतलब तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट बना रहे, डिस्ट्रॉय नहीं करना है कभी मेरे को। यस सर। तो सोचो कितना ऑब्जेक्ट बनेगा, सोचो ध्यान से। तुमने रिक्वेस्ट किया, तुम अकेले यूजर नहीं हो, मिलियंस ऑफ यूजर्स को जरा इमेजिन करो। ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक यूजर हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजा, मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। आप रिक्वेस्ट भेजोगे, आपके लिए भी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस सर। तो मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, और वो सारे ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं सर्वर में सेव हो रहे होंगे। यस अब सर। जब वो ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिलीट ही नहीं होगा तो सर्वर सर्वर पूरा कैपेसिटी जब फुल हो जाएगा तो सर्वर डाउन हो जाएगा। सर, सर्वर डाउन, सर्विस बंद। सर कौन सा सर्वर? जिस पे आपका सर्वलेट चल रहा होगा, जिस पे आपका सर्वलेट का प्रोग्राम चल रहा होगा। सर वो डाउन क्यों हो गया? डाउन क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई ना भाई, उससे तुमने उसका जितना काम था उससे तुमने ज्यादा काम करवाया है। मैंने सर कहाँ ज्यादा काम करवाया? ऑब्जेक्ट तुम ही तो बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट बना के रखोगे और ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करोगे, डिस्ट्रॉय कॉल ही नहीं करना। हाँ, डिलीट नहीं करूंगा। हम्म, तो जब डिलीट ही नहीं होगा तो कहीं तो सेव हो रहा होगा ना। अब सर जब सेव हो रहा है तो कहाँ सेव हो रहा है? सर सर कहाँ सेव हो रहा है? सर्वर में सेव हो रहा है, सर्वर की जो मेमोरी रहेगी वहां पर ही सेव होगा। सर्वर की मेमोरी जहाँ भी होगी। देखो ये प्रोग्राम कौन रन करेगा, एक सर्वर रन करेगा, बराबर। सर्वर रन करने वाला, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि सर्वर क्या है। आपने एक सर्वर इंस्टॉल भी करवाया था मैंने, याद होगा तो, अपाचे टॉमकेट सर्वर 9। यस सर। तो वही सर्वर है जो आपका जावा का ये सर्वलेट का प्रोग्राम रन करने वाला है। ओके। तो एक सर्वर होता है, अभी सर्वर आपने एक इंस्टॉल भी किया है जिसका नाम है अपाचे टॉमकेट सर्वर 9। उसी अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है वेब कंटेनर। और वेब कंटेनर ही क्या करता है, आपके सर्वलेट के प्रोग्राम को रन करता है। तो जैसे कि अगर आप पहले एक रिक्वेस्ट भेजे, एक यूजर ने एक रिक्वेस्ट भेजा, इनिट चला, सर्विस चला, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। दूसरा यूजर ने किया तो उसके लिए भी इनिट सर्विस चलेगा, मतलब। तो जितने भी आप भेज रहे हो कहीं ना कहीं मेमोरी में क्रिएट हो रहा है। अब ये सारी चीजें कैसे काम करती है, मल्टी थ्रेडिंग में काम करती है, अगर मैं इंटरनली और समझाऊँ तो। सर जैसे मैं कि सर मेरे को वहां तक एक्चुअली समझा। आपने बोला ना कि डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय मतलब जहाँ पर सर्विस खत्म, हम जहाँ पर सर्विस खत्म, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट ही नहीं किया। तो हाँ। डिलीट नहीं किया तो मेमोरी में सेव होता है। मतलब अ, आपने बोला मेमोरी भर जाएगा फिर? बराबर। मेमोरी और की कैपेसिटी है सर्वर की। सर सर्वर ये सर्वलेट का है ना? देखो एक सर्वर होता है जहां पर आप सर्वलेट का प्रोग्राम रन करोगे।
ठीक है। तो आप अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को सर्वर को दोगे कि भाई मेरा प्रोग्राम रन करे, और सर्वर आपके प्रोग्राम को रन करेगा। ऐसा है। अच्छा, तो सर्वर की भी एक कैपेसिटी है? हाँ, सर्वर ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड है भाई, सर्वर कैपेसिटी। सर क्यों अनलिमिटेड नहीं है? हाँ भाई, तो वैसा आपको उसकी आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा ना। मतलब देखो, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, कोई चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती। उसकी कुछ ना तो कुछ कहीं तो एंडिंग पॉइंट है कि भाई हाँ, यहाँ पर जाकर वो खत्म हो जाए। सर आपने उसके बाद क्या बोला कि जैसे मेमोरी खत्म हो जाएगी फिर? हाँ, तो मेमोरी खत्म हो गया, फिर हो गया सर्वर आपका डाउन। जो सर्वर रन हो रहा था, मतलब जो आपके प्रोग्राम को रन कर रहा था, वही क्या हो गया, डाउन हो गया। हाँ ये तो हो गया, चलो। जब सर्वर सर्वर डाउन हो गया तो आपका प्रोग्राम ही रन होना बंद हो गया। अब जब हाँ। प्रोग्राम रन बंद बंद तो बस खत्म, और उसके आगे कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, आपने उसके आगे अभी और कुछ भी समझाया ना। हाँ, मैंने यही बोला कि भाई जब हर एक यूजर रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए सर्विस चलेगा, सर्वलेट चलेगा। अब यस। सर्वलेट चल रहा है तो इनिट कॉल हो रहा है, सर्विस कॉल हो रहा है, ये सारी चीजें कॉल हो रही है। जैसे कि मैंने अगर रिक्वेस्ट भेजा तो मेरे लिए भी क्रिएट हो रहा होगा, आपने यस सर। रिक्वेस्ट भेजा तो आपके लिए भी क्रिएट हो रहा होगा, कोई और भेजेगा तो उसके लिए भी क्रिएट होगा, सबके लिए क्रिएट होगा जो भी हाँ, रिक्वेस्ट ये सेंड सारे करेगा। मेथड्स कॉल होंगे। बराबर। तो ये सारी चीजें कंट्रोल कैसे, मतलब ये सारी चीजें हैंडल कैसे करता है, तो थ्रेडिंग। यहाँ पर आ जाता है आपका मल्टी थ्रेडिंग। ओके। तो यहाँ पर थ्रेड बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा तो एक थ्रेड थ्रेड डॉट असाइन रन। होता है। थ्रेड डॉट रन। तो यहाँ पर थ्रेड असाइन होता है, जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट किया तो मेरा जो रिक्वेस्ट है वो एक थ्रेड में चलता है। आपने रिक्वेस्ट किया उसके लिए भी एक थ्रेड बनता है, फिर कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो सबके लिए एक थ्रेड बनाया जाता है। तो यहाँ पर थ्रेडिंग पे काम होता है। हर एक रिक्वेस्ट को एक थ्रेड पे रन किया जाता है। अब उस थ्रेड के अंदर आपका सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है, फिर वो इनिट कॉल होता है, सर्विस कॉल होता है, फिर बाद में डिस्ट्रॉय कॉल होता है। इस तरीके से चलता रहता सर है। पब्लिक वॉइड रन। पब्लिक वॉइड रन, हाँ, वो जो रनेबल का रन मेथड था, वो चीजें कॉल होती रहती है। मतलब यहाँ पर इंटरनली मल्टी थ्रेडिंग को यूज किया जाता है, ये याद रखना। ओके। थ्रेड इज मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इनसाइड प्रोसेस और स्मॉलर प्रोसेस, राइट। सब प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस। बराबर। इसमें एक और चीज है, देखो, अगर तुम सर्वलेट की थोड़ी सी हिस्ट्री जानोगे तो मतलब चीजें और पता चलेगी। तुम थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करना। यहाँ पर सर्वलेट आने से पहले सीजीआई नाम का चीज था जो लोग यूज करते थे। ठीक है। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। बट जो सीजीआई था वो काम करता था प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस, ये क्या बनाता था, हर एक रिक्वेस्ट के लिए प्रोसेस बनाता था, जो कि हैवी वेट है। मीन्स ये बार बार डाउन हो जाता था। ठीक है। क्योंकि इतना प्रोसेस बनाएगा तो सब प्रोसेस को स्टोर होने के लिए ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगा, तो ये डाउन हो जाता था। उसी की जगह पे बाद में क्या आ गया हमारा, लाइक सर्वलेट की प्रोग्राम आ गया, सर्वलेट का प्रोग्राम। अब सर्वलेट के प्रोग्राम को जब रन करवाना था तो यहाँ पर यूज़ किया गया थ्रेडिंग का, मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ किया गया। सर लेकिन प्रोसेस इनसाइड प्रोसेस मतलब? अब भाई मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट पढ़कर आ जाओ। अरे सर थोड़ा सा अरे बता दो ना वापस प्रोसेस प्रोसेस। के अंदर प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए अलग से प्रोसेस नहीं बनाया जाता, प्रोसेस के अंदर ही दूसरा प्रोसेस बनाया, मतलब प्रोसेस के अंदर प्रोसेस बनता है। उसी को हम थ्रेड कहते हैं, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस। तो एक बिगर, जैसे कि सपोज आपका सर्वर रन हुआ तो एक बिगर प्रोसेस हो गया वो। अब जब भी रिक्वेस्ट करोगे तो उसके अंदर छोटा सा प्रोसेस क्रिएट होगा जिसको आप थ्रेड बोलोगे। तो अच्छा। प्रोसेस के अंदर प्रोसेस मतलब थ्रेड होता है। ये हाँ। चीज है। तो ये था जो सीजीआई था, वो प्रोसेस पे काम करता था तो ये हैवी वेट था। बाद में हमारा सर्वलेट आ गया जो थ्रेडिंग पे काम करता है, तो ये लाइट वेट हो गया। तो अभी कोई सीजीआई को यूज नहीं करता, अभी सब लाइट वेट टेक्नोलॉजी, लाइक जावा में बोला जाए तो सर्वलेट हमारा। नहीं प्रोसेस सर, सर प्रोसेस एक मेन है। हाँ, एक प्रोसेस तो होगा ना, बिगर प्रोसेस जिसमें सब कुछ चल रहा है। तभी तो आप बोल रहे हो प्रोसेस इनसाइड प्रोसेस, बराबर, एक सर बिगर तो प्रोसेस तो है। सर तो मेन प्रोसेस यहाँ पर कौन सा है? तो मेन प्रोसेस देखो, वो इंटरनली आर्किटेक्चर में लिखा होगा, लाइक हो सकता है वो सर्वर का ही, जो सर्वर रन हो रहा है उसका बिगर प्रोसेस, वो उसको आप प्रोसेस एक कंसीडर कर सकते हो। और छोटे छोटे प्रोसेस? जो आपके सर्वलेट रन हो रहे हैं, मतलब हर एक रिक्वेस्ट पे जो रन हो रहा है उसको आप सब प्रोसेस बोल सकते हो। सर्वलेट छोटे छोटे प्रोसेस हैं। हाँ, तो और इसको ऐसा, और इसको सर्वलेट के नाम से मत समझो, देखो इसको ऐसा समझो। एक सर्वर है, यस सर। उस सर्वर में आपने अपना सर्वलेट का प्रोग्राम दे रखा है, बराबर। अब सर्वर यस। का काम है कि आपके सर्वलेट के प्रोग्राम को रन करे। यस सर। तो जैसे कि अब जब मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो सर्वर ने क्या किया, मेरे लिए थ्रेड बनाया, और थ्रेड में सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बना दिया, और उससे मेरे को रिस्पॉन्स भिजवा दिया। थ्रेड बराबर। में सर्वर का ऑब्जेक्ट बना दिया। सर्वलेट सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाया,
और इनिट चलाया, सर्विस चलाया, और सर्विस से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ मुझे भेज दिया। यस सर। ऐसा तुमने किया, तुम्हारे लिए भी सेम काम हुआ, किसी और ने किया उसके लिए भी सेम काम हुआ। तो यहाँ यस पर सर्वर के अंदर थ्रेड बनाया जाता है, सर्वर के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। बट अगर मैं सिर्फ जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ऐसा समझो, एक सर्वलेट नाम का इंटरफेस है जिसमें तीन मेथड है, इनिट मेथड, सर्विस मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड। इनिट एक ही बार चलता है, सर्विस बार बार चलता है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए चलता है, डिस्ट्रॉय भी एक ही बार चलता है। इतना एज अ जावा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ लो। इतना समझ में आ रहा है आपको? सर, ये चीज है कि क्या पूछने वाला था मैं कि सर लेट सर मैं अब क्या पूछने वाला था, मैं भूल गया सर। ठीक है, जब याद आएगा तो पूछ लेना। अरे सर, मैं भूल गया, मुझे पूछना था आपसे। हम्म, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास नॉन लाइफ साइकिल मेथड भी होता है, नॉन लाइफ साइकिल मेथड, जैसे गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, गेट सर्वलेट इन्फो। इनका लाइफ साइकिल में कुछ केस नहीं है, ठीक है। इसको जब आप मैनुअली कॉल करोगे तब जाके ये रन होता है, नहीं कॉल करोगे तो नहीं रन होगा। ठीक है। सर ये आप सर आप पहले वाला एक बार वापस रिवाइज करवा सकते हो, जो आपने अभी बोला, शायद मेरे को याद आ जाए मेरे को क्या पूछना था। मैंने वही बोला कि आपके पास एक सर्वलेट का प्रोग्राम है, उसको रन करने के लिए आप अपने प्रोग्राम को सर्वलेट सर्वर को दोगे, सर्वर को। ठीक है। हाँ। तो सर्वर आपके प्रोग्राम को रन करेगा। हाँ। ठीक है। और जब भी जैसे कि एक यूज़र ने, जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, मैंने रिक्वेस्ट किया, तो सर्वर क्या करेगा, मेरे लिए एक थ्रेड बना देगा, और थ्रेड में सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और जो भी उसको रिस्पॉन्स जनरेट, इनिट कॉल करेगा, सर्विस कॉल करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और रिस्पॉन्स मेरे को सेंड कर देगा। ठीक है। इन द सेम वे, आपने जब रिक्वेस्ट भेजोगे आपके लिए भी सेम काम होगा, कोई और रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके लिए भी सेम काम होगा, सर, मतलब हर जैसे एक यूज़र के लिए। मैंने रिक्वेस्ट सर्वर को भेजा, मैं रिक्वेस्ट सर्वर को भेजूंगा या सर्वलेट को भेजूंगा? भाई सर्वर को भेजोगे, और सर्वर के अंदर सर्वर का प्रोग्राम चल रहा है। तो मेन मेन बिगर वाला सर्वलेट है। बिगर वाला तो आपका सर्वर हो गया, सर्वर हाँ, जिसको बोलते हैं कि। हम्म, बिगर वाला सर्वलेट सर्वर है, हम्म, और उसके अंदर सर्वलेट काम कर रहा है, बराबर। उसके अंदर सर्वलेट का प्रोग्राम रन हो रहा है। रन हो रहा है। तो आप क्या करोगे सर? आप रिक्वेस्ट मैं तो आप रिक्वेस्ट भेजूंगा, किसको भेजोगे सर? सर्वर को भेजूंगा। तो सर्वर क्या करेगा? सर्वर पहले तो सर देखो, इंटरनली तो काफ़ी चीज़ें होंगी। जैसे कि पहले सर्वलेट तो चेक, सर्वर पहले चेक करेगा कि भाई जो तुम भेज रहे हो, मतलब जो जो तुम चाहते हो वो है भी कि नहीं। सपोज तुम एक सर्वलेट को कॉल कर रहे हो, जैसे कि तुमने बोला एबीसी नाम का सर्वलेट तुमको चाहिए ना। एबीसी नाम के सर्वलेट को तुम कॉल कर रहे हो, बट एबीसी नाम का सर्वलेट है ही नहीं। तो सर्वर तो पहले ये चेक करता है कि भाई जो तुम चाहते हो वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो एरर दे देगा, अगर है तो फिर उसका, उसके लिए एक थ्रेड बना देगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर उसके लिए इनिट चलाएगा, सर्विस चलाएगा। बट सर, आपने तो लिखा सर्वलेट एज एन इंटरफेस इन जावा। हाँ, तो मैं इंटरफेस का पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ ना, मैं सर्वर नहीं बता रहा, आप ही सर्वर तक पहुंच गए। ठीक है। मतलब मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं सर्वर को लेके आ जाऊँ बीच में। बट मैं तो यही बता रहा था कि सर्वलेट नाम का इंटरफेस है जिसमें हमारे पास पांच मेथड है, और इनिट है, सर्विस, डिस्ट्रॉय है। इनिट एक बार चलता है, सर्विस हर एक रिक्वेस्ट के लिए चलता है, और फिर डिस्ट्रॉय भी एक ही बार चलता है। इतना क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यस सर। हाँ। तो हमारे पास दो चीज़ें और भी है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग है, गेट सर्वलेट इन्फो है। बट ये तभी चलता है जब आप इसको कॉल करोगे, बिना कॉल किए ये नहीं चलता है। ओके। तो जब कॉल करोगे तो ये चलेगा, नहीं कॉल करोगे तो नहीं चलेगा, तो इसलिए इसको नॉन लाइफ साइकिल मेथड कहते हैं। बट इसको बोला जाता है लाइफ साइकिल मेथड, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कॉल होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम चल जाता है। और जब भी रिक्वेस्ट भेजोगे तो हमेशा सर्विस चलेगा, और लास्ट में डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, तो इसको लाइफ साइकिल मेथड बोला जाता है, और इनको नॉन लाइफ साइकिल मेथड बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में या जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे इन फ्यूचर, अगर करते हो और सर्वलेट के बारे में पूछा जाता है, तो आप ये चीज़ें क्वेश्चन हो सकती है कि सर्वलेट के लाइफ साइकिल मेथड बताओ, सर्वलेट के नॉन लाइफ साइकिल मेथड बताओ, या सर्वलेट के मेथड बताओ, या व्हाट इज सर्वलेट ये समझाओ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो सर, बेसिकली ऐसा होता है ना, मैं सर्वलेट को
मैं मतलब एक सर्वर होता है, उसके अंदर सर्वलेट काम करता है। सर्वलेट का प्रोग्राम रन होता है। हाँ, रन रन होता है सर। मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ सर्वर को, और सर्वर क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट को देखेगा। अगर सर सर्वलेट जो अगर मैं टाइप करता हूँ www.abc.com, तो वो एक सर्वलेट है क्या? www.abc.com, देखो ये तो तुम्हारा डोमेन नेम होता है। हाँ। ठीक है। अब क्या होता है सर्वर में कि हर एक डोमेन नेम के लिए, मतलब जो भी डोमेन नेम है, उस उसको मैप किया जाता है आपके वेबसाइट के साथ। ठीक है। अभी देखो ये इंटरनली कहानी बहुत सारी हो जाती है। आप जब भी एक वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करते हो तो वेबसाइट आपका रन कहाँ पर हो रहा है? एक कंप्यूटर मशीन में रन हो रहा है, बराबर। ये तो पहली बात क्लियर पिक्चर है कि जब भी आप एक वेबसाइट रन करते हो तो वो एक मशीन के अंदर हो रहा होता है। तो उस मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। अभी अगर मुझे आपके वेबसाइट तक पहुंचना है, मतलब आपके वो उस मशीन तक पहुंचना है जो आपके प्रोग्राम को रन कर रहा है, आपके वेबसाइट को रन कर रहा है, बराबर। बट उस मशीन का मुझे आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। अब मैं आईपी सर एड्रेस थोड़ी ना याद करता सर बैठूंगा। सर मशीन तक पहुंचना है? हाँ बराबर। देखो, आप थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हो, तो अगर डिटेल में जा रहे हो तो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। बट इसको आप ऐसा समझो कि भाई एक लैपटॉप है। उस लैपटॉप में आपने अपने वेबसाइट को रन कर दिया। इतना क्लियर है? सर अभी मुझे लगता है एक बार सर आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाओ। यहाँ पर सर टाइप कीजिए dpsnm.edu.in। डी बी एस डीपी डी पी एस डी पी एस एन एम एन एम .edu.in। डॉट edu.in। ई डी यू डॉट इन। ठीक है। ये तो है ही नहीं। अच्छा। सर सर वो साइट ही खोल दीजिए, डीपीएस जो आता है एक बार। डी पी एस। हाँ हाँ। तो सर आप इसका आईपी एड्रेस बोल रहे थे ना? हाँ। तो देखो, ये जो है, ये कहीं ना कहीं एक मशीन में चल रहा है। यस सर। ठीक है। अगर मुझे उस मशीन तक पहुंचना है तो मुझे क्या जानना चाहिए? आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। यस सर। मतलब अगर मैं इस यहाँ पर यूआरएल के जगह पर वो आईपी एड्रेस डाल दूँ, आईपी एड्रेस, तो मैं क्या हो जाऊंगा? उस वेबसाइट तक पहुंच जाऊंगा, बराबर। उस मशीन तक पहुंच जाऊंगा जो सर आपके सिस्टम को आईपी रन करता है। सर कौन सा मशीन? जो भी इस वेबसाइट को रन कर रहा है भाई। सर वो मशीन कहाँ पर होता है? वो मशीन कहीं भी हो सकता है। किसी के घर में हो सकता है कहीं, या एक स्पेसिफिक एरिया बना रखे होते हैं जहाँ पर ये सारे सर्वर्स रन हो रहे होते हैं। मतलब बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जो प्रोग्राम्स को रन कर रहे होते हैं। सर मतलब वो मशीन इन इन हमेशा एक्टिव होता है? बराबर। वो मशीन 24/7 एक्टिव होते हैं। मतलब ऐसे मशीन्स होते हैं जो हमेशा ये साइट शो करेंगे? बराबर, जो हमें से साइट्स को शो करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मशीन को, मतलब मशीन तक पहुंचने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आईपी एड्रेस, बराबर। सर अभी आईपी एड्रेस? बराबर, बिना आईपी एड्रेस के कुछ नहीं होता। बिना आईपी एड्रेस के आप किसी मशीन को आइडेंटिफाई नहीं कर सर सकते। कहाँ पर प्रेजेंट होता है आईपी एड्रेस? भाई अभी तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है। मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि भाई कोई भी सर फिर वेबसाइट भी आप क्रिएट। सर फिर भी बताओ ना, आईपी एड्रेस कहाँ होता है? देखो, वो तो जब आप किसी सिस्टम को क्रिएट कर, मतलब जब भी एक लैपटॉप बना रहे होते हो, ठीक है, उसके मतलब उसमें एक आईपी एड्रेस, उस लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस होता है, बैक एड्रेस आई थिंक होता है। और आईपी एड्रेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि मतलब अलग अलग तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं। जैसे कि आप किसी इंटरनेट से जुड़े हुए हो, आप कोई वाईफाई यूज कर रहे हो, तो आप उस वाईफाई के आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो गए। ठीक है। या फिर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो, या फिर किसी और का जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस भी आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है कि भाई ये बंदा यहाँ से यूज कर रहा है मेरे को। अगर किसी सिम को आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसने ये पोस्ट किया था तो कैसे जानूं मैं, तो जो सिम था उसने आपको एक आईपी एड्रेस दे रखा था। उस आईपी एड्रेस की मदद से ही आपने इंटरनेट पे कुछ तो पोस्ट किया ना, इंटरनेट का यूज करके।
तो ये सारा खेल है, मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना आपका, वो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, एक एड्रेस असाइन करता है, यूनिक एड्रेस। उस एड्रेस की मदद से आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सर सर किसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है? आपके मशीन को, जहाँ से भी आपने कुछ प्रोग्राम या फिर कुछ भी इंटरनेट पे पोस्ट किया, वीडियोस अपलोड किए, फोटोज नहीं नहीं, अपलोड किए। जैसे जैसे सर वो वेबसाइट अभी हम देख रहे थे, ए, उसमें उसमें सर आईपी एड्रेस कहाँ पर है, कैसे देखते हैं? यहाँ पर आईपी एड्रेस थोड़ी ना दिखेगा, एक्चुअली यहाँ पर जो डाला गया है ना, इसी को क्या किया गया है, आईपी एड्रेस से मैप किया गया है। मतलब जैसे कि एज अ पर्सन मेरे को आईपी एड्रेस नहीं याद रहेगा, ना तो मुझे आईपी एड्रेस से कुछ लेना देना है। अब क्या किया जाता है, इसको बहुत इजी करने के लिए ये डोमेन नाम लेके आएगा, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस कहा जाता है जिसको, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो एक नाम होता है, जैसे कि ये एक नाम हो गया, नेम हो गया, डोमेन टीपीएस नेम, नवी मुंबई। बराबर। तो क्या होता है, जब भी आप इस पे इंटरनेट पे जब सर्च करते हो ये नेम, तो ये नेम कन्वर्ट हो जाता है उस आईपी एड्रेस में जो भी इसके लिंक होगा। ठीक अच्छा, है। वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, फिर वो कन्वर्ट होने के बाद उस आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है और वो पहुंच जाता है जहाँ पर भी उसका आईपी एड्रेस, जहाँ पर भी वो रन हो रहा है, और वहां से फिर आपको रिस्पॉन्स मिलना चालू हो जाता है इस तरीके अच्छा। से। ओके। तो अच्छा, ये ओके। डोमेन नेम एक, सिस्टम होते हैं। एक तरीके से वो हिडन होता है। हिडन होता है, दिखता नहीं है, डोमेन नेम सिस्टम होते हैं ना, डोमेन नेम सिस्टम। देखो ये सारी बहुत सारे, अभी जो आप इसमें आए हो, ये जो मैं चीज़ें बताया हूँ आपको, इसमें देखने के लिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हो, या तो चैट जीपीटी से सर पूछो। जैसे, सर फिर तो जैसे ए एप्स एप्स जो होते हैं, एप्स जैसे मैकडोनल्ड्स का ऐप, तो हम्म, मैकडोनल्ड्स के ऐप के लिए भी मशीन्स होती होंगी जो उसको बराबर। 24 घंटे। उसका भी कहीं ना कहीं सर्वर होगा जो रन हो रहा होगा 2400 घंटे। हाँ। और सिर्फ सर्वर नहीं, उसके डेटा सेंटर्स भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े सिटीज में डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर इन द सेंस, जो जितना भी डेटा क्रिएट हो रहा है वो डेटा को संभाल के रखने का काम कर रहे होंगे। ओके। सर डेटा सेंटर और सर्वर में क्या फर्क है? सर्वर मीन्स जो आपके प्रोग्राम को एक्चुअल में रन कर रहा है, और डेटा सेंटर वो जगह जहाँ पर आपका डेटा सेव हो रहा है, एक तरीके से स्टोर हो रहा है। ठीक है। अच्छा। तो जैसे कि अभी मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा, उन्होंने क्या खरीदा, क्या परचेस किया, क्या बाय किया, क्या ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर कैंसिल किया, वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा ना, इतना मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा। तो कहाँ सेव हो रहा होगा? ऐसा तो नहीं कि भाई एक छोटे से मशीन में सेव हो रहा होगा, नहीं। उसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पर एक्चुअल में आपका डेटा सेव हो रहा होता है। ओके। अच्छा। तो सपोज वो डेटा सेंटर में कुछ हुआ, हो गया, फिर खत्म। ठीक है। सर हमें स्टॉप करना पड़ेगा शायद। ओके। ठीक है, फिर हम लोग आज इतना ही हमने समझा कि सर्वलेट के लाइफ साइकिल मेथड्स और नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स। अब इसके आगे का बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी सर इसके आगे कितना बचा है? अभी इसके आगे तो बहुत कुछ, अभी तो मैंने कंप्लीट ही नहीं करने दिया तुमने। अगर मैं आज सोचा था कि सर्वलेट का ये जो इंफॉर्मेशन है वो मैं दे दूं, और नेक्स्ट टाइम से मैं प्रोग्राम करना चालू करवा दूं। सर ठीक तो है। अभी काफी बाकी है। अभी थियरी बचा है हमारा। ठीक है, अभी मेरे को आपको पूरा मतलब ज़्यादा नहीं, देखो अगर आप सवाल पूछोगे तो उसके आंसर में मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। यस सर। और जब मैं उसके आंसर में कुछ बोलूंगा तो वो सर एक और उसको भी। सर उसको पॉज कर दो। ठीक है, तो ये वीडियो में इधर ही बंद कर देता हूँ, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें।